घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी। शो की शुरुआत पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए इस वीडियो से करते हैं। ये वीडियो 5 सेकंड का ही है, लेकिन इसकी कहानी इतनी लंबी है कि पाकिस्तान की सियासत में तूफान ला दिया है। वीडियो में एक गेट दिख रहा है और उसका कुछ टूटा हुआ हिस्सा। ये कराची में एक होटल के कमरे का गेट है। बंद गेट के पीछे होटल के कमरे में पाकिस्तान के एक पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी अपने पति के साथ ठहरी हुई थी। खबरों के मुताबिक कराची के होटल में पुलिस ने अल सुबह छापा मारा। आरोप है कि गेट तोड़कर पुलिस होटल के कमरे में अंदर घुस गई, जैसे कि किसी खतरनाक मुजरिम को पकड़ने की दबिश दी जाती है। और पूरा शहर जाग पाता उससे पहले ही पूर्व प्रधानमंत्री के दामाद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने गेट तोड़कर ऐसा किया होगा, इस दावे पर लोगों ने संदेह जताया, तो पुख्ता सबूत के तौर पर यह वीडियो जारी किया जिसमें गेट का हिस्सा टूटा हुआ दिख रहा है। और अब ये वीडियो पाकिस्तान की इमरान खान के खिलाफ विपक्षी ग्रेनेड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और इस धमाके की आवाज पाकिस्तान की आर्मी एस्टैब्लिशमेंट में सुनाई दे रही है। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने ही पाकिस्तान की सेना के खिलाफ सीधे सीधे मोर्चा खोल दिया है। तो ये पूरा माजरा क्या है? क्यों एक पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी के कमरे में पुलिस घुस जाती है और क्यों सीधे सीधे सेना से लड़ने लगे हैं पाकिस्तान के नेता? पूरा मामला आपको शुरू से बताते हैं। पाकिस्तान में 11 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक मोर्चा बनाया है। इसका नाम है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, शॉर्ट में कहते हैं पीडीएम। पीडीएम की सबसे बड़ी हिस्सेदार पार्टियां पीएमएलएन और पीपीपी हैं। पीएमएलएन, जिसका पूरा नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, ये पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी है, जिसका मजबूत बेस पाकिस्तान के पंजाब इलाके में है। नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद वो इलाज के लिए लंदन गए थे और अभी लंदन में ही हैं। तो उनकी पार्टी को संभाल रही है उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ। पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की पार्टी है, जिसके अध्यक्ष अब उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की 11 पार्टियों में मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल भी है। पीडीएम का कॉमन इंटरेस्ट इमरान खान सरकार की ज्यादतियों का विरोध करना है। 2018 में इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद से पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ समेत पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों के नेताओं को अलग केस में गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार पर सवाल उठाने वाले कई पत्रकारों को भी गैर कानूनी तरीके से अगवा किया गया, उन पर हमले करवाए गए और इसका इल्जाम सरकारी एजेंसियों पर आया। तो विपक्ष को अपना वजूद बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा और इसी के साथ विपक्ष ने प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए एक शब्द इजाद कर लिया, सेलेक्ट पीएम, यानी वो प्रधानमंत्री जिसे चुना नहीं गया है, चयनित किया गया है। और चयनित किसने किया है? सेना ने। लेकिन ऐसा विपक्षी दल खुलकर नहीं कह रहे थे और खुलकर ना कहें इसके लिए सेना का दबाव भी था। महीने भर पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज अहमद ने पाकिस्तान की बड़ी विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक की थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में कहा था कि राजनीतिक मामलों में सेना को बीच में ना लाया जाए। यानी इमरान खान सरकार को जो कहना है कहो, लेकिन कहीं भी सेना का नाम ना आए। और पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां भी सीधे तौर पर सेना से कोई बैर नहीं लेना चाहती थी। अब आती है 16 अक्टूबर की तारीख, शुक्रवार का दिन। पीडीएम का पंजाब के गुजरावाला में पहला जलसा, हजारों की भीड़ जुटी। 2018 के आम चुनाव के बाद पहली बार मरियम शरीफ के कार्यक्रम में इतनी भीड़ जुटी थी। इसमें ज्यादातर पीएमएलएन के कार्यकर्ता ही थे। रैली में नवाज शरीफ का वीडियो भाषण दिखाया गया है और इस भाषण में नवाज शरीफ ने बहुत ही कड़वी बात कह दी, जो पाकिस्तान में सीधे तौर पर कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कहती है। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख और आईएसआई पर नवाज शरीफ की सरकार गिराने और जजों से गलत फैसले दिलाने का आरोप लगाया। सुनिए। इस नान हुकूमत की तबाह कारियों का कौन जिम्मेदार है? जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये सौगात
आप ही की दी हुई है। आप ही इस मुसीबत की मारी कौम की परेशानियों का मूजिब है। पाकिस्तान में कहा जाता है कि जिसके सिर पर सेना का हाथ है उसकी पार्टी की सरकार बनने के चांस ज्यादा होते हैं, और इसका उल्टा यह है कि जिसने सेना से पंगा लिया उसकी बर्बादी भी तय है। और ये बात सरकार चलाने वाली पार्टियों के लिए भी लागू होती है, क्योंकि पाकिस्तान में सेना ने कई चुनी हुई सरकारों का तख्ता पलट किया है। ये बात नवाज शरीफ से बेहतर कौन जानता है। इसके बावजूद नवाज शरीफ ने सीधे सीधे सेना प्रमुख पर सरकार गिराने के आरोप लगा दिए। एक तरह से ये पाकिस्तान की राजनीति में नया मोड़ है। टिप्पणीकार कह रहे हैं कि नवाज का बयान आत्मघाती है। इससे नवाज शरीफ और उनकी पार्टी पर अब मुसीबत ज्यादा आ सकती है, क्योंकि सेना अब पीछे लग जाएगी। लेकिन बकौल नवाज शरीफ, सेना तो पहले ही उनकी पार्टी और परिवार के पीछे है, तो खोने के लिए उनके पास कुछ नहीं है वाली हालत में पार्टी आ चुकी है। नवाज शरीफ का जवाब सेना ने तो नहीं दिया, लेकिन इमरान खान तिलमिलाए दिखे। उन्होंने धमकी दे दी कि जेल में डाल दिया जाएगा। वो जाके वीआईपी जेल में ठहरे, तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। खैर, शुक्रवार वाली रैली में नवाज शरीफ के भाषण के बाद मरियम शरीफ और बिलावल भुट्टो दोनों ने ही इमरान खान के साथ सेना पर निशाना साधना शुरू कर दिया। पीडीएम की दूसरी रैली 18 अक्टूबर यानी कल पीपीपी के गढ़ सिंध की राजधानी कराची में हुई। इस रैली में सीधे सीधे विपक्ष का निशाना सेना पर था। मसलन मरियम नवाज शरीफ ने इमरान खान पर तंज मारते हुए कहा कि बच्चों को बड़ों के झगड़ों से दूर रहना चाहिए। बड़े यानी विपक्षी नेता और सेना प्रमुख, इस झगड़े में मरियम ने पीएम इमरान खान को बच्चा बताया। पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान को पहले के तानाशाहों से सबक लेना चाहिए। बिलावल ने कहा कि इमरान खान और उनकी सरकार का अंत भी वैसा ही होगा जैसा पहले के तानाशाहों का हुआ था। एक और नेता मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सेना प्रमुख को इमरान खान जैसे बेवकूफ दोस्तों से दूरी बना लेनी चाहिए। रविवार वाली रैली कराची के बागे जिन्ना में हुई थी, जिसमें हजारों की भीड़ थी। देर रात रैली खत्म हुई, सब नेता अपने अपने ठिकानों पर सोने चले गए। मरियम नवाज शरीफ अपने पति कैप्टन सफदर के साथ कराची के होटल में ठहरी हुई थी। उनके पति सफदर को कैप्टन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सेना में कैप्टन के पद से रिटायर्ड हैं। 19 अक्टूबर की सुबह होने से पहले ही जब उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, ये कराची की पुलिस थी। मरियम के मुताबिक पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और सफदर को उठा कर ले गई। टूटे हुए दरवाजे का वीडियो भी जारी किया गया। हालांकि इमरान खान के मंत्री अली हैदर जैदी ने कहा है कि मरियम नवाज शरीफ झूठ बोल रही हैं। इमरान के मंत्री ने जवाब में ये वीडियो जारी किया और कहा कि दरवाजा तोड़ने की बात तो दूर, कैप्टन सफदर को पुलिस ने हथकड़ी भी नहीं लगाई। इस वीडियो में कैप्टन सफदर वोट को इज्जत दो और अयूबी मार्शल लॉ मुर्दाबाद जैसे नारे लगा रहे हैं और उसके बाद पुलिस की वैन में बैठकर जा रहे हैं। वोट को इज्जत दो, इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। मादरे मिल्लत जिंदाबाद, मादरे मिल्लत जिंदाबाद, मादरे मिल्लत जिंदाबाद, अयूबी मार्शल लॉ मुर्दाबाद। तो क्या पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बयान देने भर से नवाज शरीफ के दामाद को गिरफ्तार कर लिया गया? राजनीति में गिरफ्तारियां सीधे सीधे नहीं होती, किसी बहाने से खुन्नस निकाली जाती है और सफदर को हिरासत में लेने वाली पुलिस के पास बहाना था। वो बहाना इस वीडियो में दिख रहा है। कराची के जिस बागे जिन्ना में रविवार वाली रैली थी, जिसमें मज़ार कायद भी है, यानी पाकिस्तान के संस्थापक और कायदे आजम कहलाए जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार। रैली से पहले मरियम शरीफ और कैप्टन सफदर अपने समर्थकों के साथ मज़ार पर गए थे। मज़ार के चारों तरफ जो रेलिंग लगी थी उसे लांघ कर करीब चले गए और नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद वकार अहमद नाम के एक आदमी ने इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई। मरियम नवाज और सफदर समेत 200 लोगों के खिलाफ FIR, और इसी जुर्म में पुलिस को दबिश देकर सफदर को हिरासत में लेना पड़ा, जिसमें कथित तौर पर दरवाजा तोड़ना भी शामिल है। अब ये घटनाक्रम इतने सीधे नहीं हैं। जानकार मान रहे हैं कि विपक्ष के एकजुट होने से इमरान खान तिलमिलाए हुए हैं। अब वो और सेना विपक्षियों के तंज सुनने की क्षमता खो चुके हैं। नतीजा होगा विपक्षी नेताओं की ज्यादा गिरफ्तारियां, और यही रास्ता तानाशाही की तरफ जाता है। भुगतान सिर्फ पाकिस्तान की जनता को ही करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी अमेरिका से है। जैसे जैसे राष्ट्रपति चुनाव का समय पास आ रहा है, वैसे वैसे डोनाल्ड ट्रंप
कोरोना प्रोटोकॉल से दूर हो रहे हैं। उनकी रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसी बुनियादी चीजें भी नहीं दिखती। अमेरिका के टॉप महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने इस बाबत ट्रंप सरकार को लताड़ लगाई है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनका संक्रमित होना तय था। डॉक्टर फाउची ने यह भी कहा कि उनको कई बार मीडिया में बोलने से रोका गया। ट्रंप ने कहा था कि अगर हमने वैज्ञानिकों की बात सुनी होती तो देश में भयानक मंदी आ चुकी होती। ट्रंप वैज्ञानिकों पर भरोसा करने के लिए विरोधी उम्मीदवार जो बाइडेन का मजाक भी उड़ा चुके हैं। कोरोना की वजह से अमेरिका में अब तक 2,19,000 लोगों की जान जा चुकी है। दूसरी सुर्खी न्यूजीलैंड से है। यहां पहली बार एक अफ्रीकी मूल का व्यक्ति सांसद बनने जा रहा है। नाम इब्राहिम ओमेर। इब्राहिम इरिट्रिया में पैदा हुए। 2003 में उन्हें अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। उन्हें सूडान में शरण लेनी पड़ी। बाद में वो न्यूजीलैंड आ गए थे। यहाँ उन्होंने क्लीनर की नौकरी की, साथ साथ यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी की। इब्राहिम लेबर पार्टी के टिकट पर अब सांसद बनेंगे। 2020 के आम चुनावों में लेबर पार्टी ने भारी बहुमत हासिल किया है। जसिंडा आर्डन एक बार फिर से न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है। कोरोना संक्रमण से निपटने में जसिंडा आर्डन की दुनिया भर में मिसालें दी जा रही हैं। आज की तीसरी सुर्खी चिली से है। देश में फैली असमानता के खिलाफ चल रहा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट अचानक से हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने राजधानी सांतियागो में 2 चर्च में आग लगा दी। एक पुलिस स्टेशन पर बम से हमला किया। अब तक 18 पुलिसकर्मी जख्मी हो चुके हैं। दरअसल चिली में पिछले साल अक्टूबर में मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी के विरोध में लोग सड़कों पर आए थे। धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता गया। स्वास्थ्य और शिक्षा में सरकार की लापरवाही को भी इसमें शामिल कर लिया गया। उस वक्त चले प्रदर्शनों में 30 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। चिली में अगले हफ्ते नए संविधान के लिए जनमत संग्रह होना है। गृह मंत्री ने लोगों से हिंसा रोकने और जनमत संग्रह में हिस्सा लेने की अपील की है। ये थी आज की सुर्खियां। अब बारी है हमारे तारीख सेक्शन की। आज है 19 अक्टूबर। इस तारीख का संबंध एक बर्खास्तगी से है। सोवियत संघ के संस्थापक व्लादिमीर लेनिन का उत्तराधिकारी, जिसे पहले पार्टी और फिर देश से जबरन बाहर निकाल दिया गया। ये कहानी उस नेता की भी है जो सोवियत संघ का दूसरा सबसे ताकतवर शख्स था और जब समय पलटा तो एक अदद घर के लिए तरस गया। रूस में 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद 3 नाम उभरकर सामने आए। क्रांति के अगुआ व्लादिमीर लेनिन, प्रोपेगेंडा मास्टर जोसेफ स्टालिन, तीसरा नाम था रेड आर्मी के कमांडर लियोन त्रोत्स्की का। बोल्शेविक क्रांति के तुरंत बाद रूस में सिविल वॉर शुरू हो गया। ज़ारशाही के समर्थकों और बोल्शेविक पार्टी के बीच लेनिन ने जंग की जिम्मेदारी सौंपी त्रोत्स्की के कंधों पर। उनकी लीडरशिप में रेड आर्मी ने जीत हासिल की। तब जाकर सोवियत संघ बनने का रास्ता साफ हुआ। लेकिन लेनिन सोवियत संघ की सरकार के मुखिया बने। कम्युनिस्ट पार्टी में त्रोत्स्की की हैसियत नंबर 2 की थी, यानी लेनिन के बाद सोवियत संघ का दूसरा सबसे ताकतवर शख्स। त्रोत्स्की इस हैसियत के काबिल भी थे। वो राजनीतिक विचारक थे। अपने भाषणों से लोगों में सिहरन पैदा कर देते थे। नेतृत्व में उनका कोई सानी नहीं था। उस दौर में वो लेनिन की परछाई थे। सोवियत संघ की सबसे बड़ी कुर्सी सिर्फ एक कदम दूर थी। लेकिन समय के साथ नजारा भी बदल गया, साथ में त्रोत्स्की की किस्मत भी। जनवरी 1924 में लेनिन की मौत हो गई। सब सोच रहे थे अब सत्ता त्रोत्स्की के हाथ में आएगी, लेकिन जो हुआ वो उम्मीद से परे था। पर्दे के पीछे से निकल कर आए स्टालिन ने छल से कुर्सी हथिया ली। पार्टी का एक बड़ा धड़ा अब भी त्रोत्स्की को अपना नेता मानता था। स्टालिन की नजर में सबसे बड़ा खतरा त्रोत्स्की से था। सोवियत संघ पर एकाधिकार के लिए त्रोत्स्की का रास्ते से हटना जरूरी था। इसके लिए हथियार चला प्रोपेगेंडा का। त्रोत्स्की को पूंजीवाद का समर्थक बताकर अलग थलग कर दिया गया। 1925 में उनको वॉर कमिश्नर के पद से हटाया गया। 19 अक्टूबर 1926 के दिन लियोन त्रोत्स्की को कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पोलित ब्यूरो सोवियत संघ में पार्टी और देश का शासन करती थी। इस कड़ी के टूटते ही त्रोत्स्की शक्तिहीन हो गए। फिर तो औपचारिकता मात्र ही बची थी। कुछ समय बाद उनको जबरन देश से निर्वासित कर दिया गया। उस वक्त स्टालिन का ऐसा खौफ था कि कोई भी देश त्रोत्स्की को अपने यहाँ शरण देने के लिए तैयार नहीं था। उस दौर में स्टालिन को जगह मिली मेक्सिको में। स्टालिन ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। 1940 के साल में मेक्सिको में त्रोत्स्की की हत्या हो गई, उनके ही घर में कुल्हाड़ी मारकर। हत्यारा फ्रैंक जॉनसन सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी NKVD का एजेंट था।
मतलब यह हत्या स्टालिन के इशारे पर हुई थी। लियोन त्रोत्स्की की हत्या ने जोसेफ स्टालिन की तानाशाही पर मुहर लगा दी थी। अब जाने का वक्त हो गया है। जाते जाते विश्व कविता में आज आपको सुनाते हैं एल साल्वाडोर के कवि रोके दाल्टोन की कविता। कवि होने के अलावा दाल्टोन एक पत्रकार, कम्युनिस्ट एक्टिविस्ट और बुद्धिजीवी भी थे। चिली में पढ़ाई के दौरान उनका मार्क्सिज्म के प्रति रुझान बढ़ा और अपने वतन वापस लौटने पर उन्होंने साल्वाडोर की कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन की। 1959 और 60 में उन्हें विद्रोह भड़काने के आरोप में जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद 1961 में उनका देश निकाला कर दिया गया। 1961 में ही वो पहले मेक्सिको गए और फिर वहां से क्यूबा, जहां उनकी सबसे ज्यादा कविताएं प्रकाशित हुई। क्यूबा में ही उन्होंने मिलिट्री की ट्रेनिंग भी ली। 1965 में अपने देश साल्वाडोर लौटने के बाद उन्हें CIA द्वारा गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की गई। 1969 में रोके दाल्टोन क्यूबा लौट गए और वहां से उन्होंने प्राग का रुख कर लिया, जहां उन्होंने द इंटरनेशनल रिव्यू में बतौर कॉरेस्पॉन्डेंट काम किया। जल्दी ही दाल्टोन साल्वाडोर की सिविल वॉर में शामिल हो गए और 1973 में पीपल्स रेवोल्यूशन आर्मी का हिस्सा बने। मगर इस ग्रुप के मुखिया अलेहांद्रो मीरा के साथ उनके कुछ विवाद थे जो बढ़ते चले गए और नतीजतन पार्टी के नेतृत्व ने दाल्टोन की हत्या कर दी। 4 घंटों तक यातना देने के बाद अपाचे तथा 2 अन्य पुलिस वालों ने कैदी को होश में लाने के लिए उस पर बाल्टी भर पानी फेंकते हुए कहा, कर्नल ने तुम्हें यह बताने का हुक्म दिया है कि तुम्हें अपनी खाल बचाने का एक मौका दिया जा सकता है। अगर बता सको तुम कि हम में से किसकी आंख शीशे की है तो तुम यातना से बच जाओगे। गौर से उन अधिकारियों को देखते हुए कैदी ने एक की तरफ इशारा किया। उसकी दाईं आंख शीशे की है। और हक्के बक्के पुलिसियों ने कहा, तुम बच गए, पर कैसे किया तुमने ये, जबकि तुम्हारे सभी दोस्त चूक गए, क्योंकि ये आंखें अमेरिकी हैं और इसलिए सर्वोत्कृष्ट भी हैं। बहुत आसान है, कैदी ने कहा। उसे महसूस हो रहा था कि वो फिर से बेहोश होने वाला है। एक यही आंख थी मेरी तरफ देखते समय जिसमें नफरत नहीं थी। बेशक उन्होंने उसे यातना देना जारी रखा। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।